मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट लर्निंग स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो 3 लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज लास्ट लर्निंग स्ट्रेटजी है ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग को हिंदी में कहा गया है समूह अधिगम। अब इसके नाम से ये बात क्लियर होती है कि समूह अधिगम से क्या अभिप्राय है। समूह अधिगम, समूह में अधिगम या सीखना। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि जो पहले हमने 3 अलग अलग स्ट्रेटजीज़ की हैं और ये भी उनसे मिलती जुलती है, क्योंकि उसमें भी एक पहले हमने जब बात की थी कोऑपरेशन की तो सहयोगात्मक अधिगम था, सहयोग से एक दूसरे के सहयोग से सीख रहे हैं। दूसरे में पीयर ट्यूटरिंग में हमने बात की है कि एक समूह या एक आयु समूह, सम आयु समूह जिसमें विद्यार्थी आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता से सीखते हैं। तो इसमें कहने का भाव ये है कि सभी जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें डिफरेंस बहुत थोड़ा है, परंतु डिफरेंस बहुत है। उसको हम अगर समझेंगे तो ही उस डिफरेंस को जान पाएंगे, अदरवाइज़ हमें ऐसा लगेगा कि सारी एक जैसी हैं, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। ये उसको सही ढंग से पढ़ने, समझने और जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तब हम उसके सही ढंग से मतलब को समझ पाते हैं। तो आज की जो ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है उसके मीनिंग को पहले मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे कि इसमें इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। समूह अधिगम से हमारा अभिप्राय समूह में विद्यार्थियों को बैठाकर उनको आपस में एक दूसरे की सहायता से सीखने का समय प्रदान करना। अब समूह में विद्यार्थी बैठेंगे और सीखेंगे कैसे? तो इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक टीचर अपनी क्लास में सभी बच्चों को बिठाकर टीचिंग का काम पूरा करता है। जो आज उसने कॉन्सेप्ट करवाना है उस कॉन्सेप्ट के बारे में 15 से 20 मिनट उनको समझाता है। समझाने के बाद जो विद्यार्थी हैं, जितनी क्लास है, जिस क्लास के अकॉर्डिंगली जो उनके ग्रुप बनाए गए हैं, उस ग्रुप में उन विद्यार्थियों को डिवाइड करके अब जो चीज़ समझाई सिखाई गई है, हो सकता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई हो, परंतु हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको वो बात क्लियर नहीं हुई है। तो ग्रुप बनाने का ये उद्देश्य है, पर्पज़ है कि ग्रुप में जिनको तो वो क्लियर हो गई है वो तो उसको प्रैक्टिस करेंगे, जिनको क्लियर नहीं हुई है वो अपने मित्रों दोस्तों की सहायता से जो चीज़ समझ नहीं आई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्रुप लर्निंग क्यों शुरू हुई, इसके पीछे भी एक वजह है। जैसे कि हम यहाँ ये बात जान चुके हैं कि समूह में बैठकर, जैसे क्लास में टीचर के द्वारा जो टीच किया जाता है, सभी को बैठाकर एक साथ पढ़ाने की जो प्रोसेसिंग है उसे कोरल टीचिंग कह सकते हैं या कोरल शिक्षण कहा जा सकता है। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं, उन बच्चों को ग्रुप में बैठाकर जब वो आपस में एक दूसरे की सहायता से सीखते हैं, उसे समूह अधिगम कहा गया है। अब ये समूह अधिगम की शुरुआत क्यों हुई, मैं उसकी बात कर रहा था। तो क्या है कि आज के समय में जैसे हम देखते हैं कि क्लासों में भीड़ बढ़ती जा रही है, और क्लासेस में बढ़ती हुई भीड़ का मुख्य कारण ये है कि क्लास में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाने पर टीचर के द्वारा उन सब बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। कक्षा में वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सीखने में अपने आप को फोकस करने के बावजूद भी जो टीचर ने सिखाया है उस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो जहाँ पर एक टीचर क्लास में जो एक 50 मिनट का या 40 मिनट का पीरियड है, उस पीरियड में 15 से 20 मिनट पढ़ाने के बाद अगर उन बच्चों को समूहों में बांटकर 15 मिनट उनको खुद आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए दिए जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। एक टीचर क्लास में मान लीजिए उसने 20 मिनट 25 मिनट पढ़ा दिया है, पढ़ाने के बाद अगर वो सभी से 1 बाय 1 पूछता है या उनकी कॉपी को चेक करता है तो शायद कुछ बच्चे हर रोज़ छूट जाते हैं। परंतु अगर मान लीजिए एक टीचर के द्वारा क्लास में 15 से 20 मिनट पढ़ाने के बाद उनको समूहों में, पंक्तियों में, ग्रुपों में बैठाकर आपस में एक दूसरे की सहायता से सीखने पर हम ये जरूर देखेंगे कि वो सभी बच्चे जो सीखना चाह रहे थे वो जरूर सीख पाएंगे, और जो सीखने की उनकी प्रोसेसिंग थी वो उसको पूर्ण कर पाएंगे। इसके पीछे जब इस ग्रुप लर्निंग की शुरुआत की जाए,
अगर मान लीजिए कोई टीचर ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को क्लास में इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो इसके लिए एक टीचर को पहले से प्लानिंग तैयार करनी होगी। अब किस वजह से, किस तरह की प्लानिंग उसको करनी होगी, इसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। कहने का भाव ये है कि कक्षा में यदि हम ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक टीचर को ग्रुप बनाने के बारे में कुछ ज़रूरी बातें पता होनी चाहिए। क्या बातें पता हों? सबसे पहले तो जब ग्रुप बनाया जाए तो वो साल के शुरू में तैयार किया जाए। मान लीजिए सेशन शुरू हो रहा है तो सेशन के शुरुआत में अगर एक टीचर को लगता है कि मुझे अपनी क्लास में ग्रुप लर्निंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को ग्रुप उसी समय तैयार किए जाने चाहिए। अब ग्रुप तैयार करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो ग्रुप में सभी विद्यार्थी समान योग्यता के ना हों। कक्षा में अलग अलग योग्यता के सभी विद्यार्थी पाए जाते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अच्छी तेज बुद्धि के होते हैं, जिनका IQ अच्छा होता है। मैक्सिमम क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जिनका IQ नॉर्मल होगा, 90 to 110 के बिटवीन पाया जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन बच्चों का IQ थोड़ा कम होता है, मतलब वो सामान्य बच्चों से थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं। अब क्लास में जब टीचर के द्वारा ग्रुप फॉर्मेशन की जाएगी तो टीचर इस बात का ज़रूर ध्यान रखे कि ग्रुप बनाते हुए जो ग्रुप बनाया गया है उसमें इस तरह के विद्यार्थी हों जिसमें एक ऐसा भी हो जो अच्छा पढ़ने में होशियार हो, 2 या 3 विद्यार्थी ऐसे हों जो पढ़ने में ठीक हैं, सामान्य बुद्धि स्तर के हैं, 1-2 विद्यार्थी ऐसे भी हों जो मतलब थोड़े से मंद बुद्धि या पिछड़े हुए या जो स्लो लर्नर की कैटेगरी में आते हैं। तो ग्रुप बनाते हुए एक बार ज़रूर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम ग्रुप को बनाते हुए विद्यार्थियों की पसंद नापसंद को ज़्यादा महत्व देंगे और विद्यार्थी अपने फ्रेंड सर्कल से ग्रुप क्रिएट कर लेंगे तो हमारा उसको बनाने के पीछे जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फिर वही है, आपस में जो दोस्त हैं, ग्रुप है, वो अगर ग्रुप एक जैसा ही बन जाएगा, एक जैसे ही साथी एक दूसरे को पसंद करेंगे तो वहाँ पर वो बैठकर पढ़ने की बजाय सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो जब ग्रुप बनाए जाएं तो टीचर को छोटी छोटी इन बातों का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज के जो समय है जिसमें क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी बहुत इफ़ेक्टिव यूज़ होती है। क्योंकि मान लीजिए क्लास में 40 से 45 बच्चे हैं तो 7-8 बच्चों का ग्रुप बनाया जा सकता है, 4 से 5 ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो अगर जब ये ग्रुप बनाए जाएं, ग्रुपों को बनाते हुए इनमें एक को ग्रुप लीडर भी बनाया जाना चाहिए ताकि वो उस ग्रुप की जिम्मेवारी को संभाल सके। नेक्स्ट, इस ग्रुप में जब बनाया जाएगा ग्रुप का नामकरण किया जाना चाहिए, मतलब हर एक ग्रुप को एक नाम दिया जाना चाहिए, ABC या कोई भी जो आपको वहाँ पर सूटेबल लगता है। साइंस का सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली साइंस के नाम दिए, टीचर्स साइंटिस्ट के नाम दिए जा सकते हैं, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिशियंस के नाम दिए जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपने क्लास में जो ग्रुपिंग करने जा रहे हो बच्चों का, उनको आप कितना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है कि जिसको हमने ग्रुप का लीडर बनाया है उसको कुछ अलग से बातें समझाई जानी चाहिए कि वो अपने ग्रुप में किस तरह से सामने वालों की समस्याओं को दूर कर सकता है। तो अब यहाँ पर कुछ बातें और ध्यान रखी जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ग्रुप बनाते हुए विद्यार्थियों में जो पसंद नापसंद की बात थी उसको ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। हाँ, ये है कि कौन से विद्यार्थी बैठना चाहते हैं, किस ग्रुप में रहना चाहते हैं, क्या वो जो हमने सोचा हुआ है कि वो उस नॉर्म्स को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, इन बातों का थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्रुप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ग्रुप में अनुशासन बना रहना चाहिए। ऐसी कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्लास में एक ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप में विद्यार्थियों के सीखने में सहयोग कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमारे सीखने में ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजीज़ का क्या पर्पज़ है। लास्ट पर्पज़ यही होता है कि जो सीखने के लिए विद्यार्थी आए हैं और टीचर जो चीज़ उनको सिखाना चाहता है, विद्यार्थी उसको उसी भाव से, उसी कौशल के आधार पर सही ढंग से सीख पाएँ। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर करते हैं कि ग्रुप लर्निंग कहाँ पर किस वे से इम्प्लीमेंट होती है। मान लीजिए मैथ का पीरियड है। मैथ के पीरियड में एक टीचर के द्वारा बच्चों को सम करवाए जाते हैं। सम करवाते हुए मान लीजिए 15 से 20 मिनट टीचर एक सम को या 2-3 को करवा कर
पूरा करता है। उसके बाद जो सम है वो उसी मेथड से मिलते जुलते हैं। तो अब यहाँ पर टीचर ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से उसको काम को पूरा करने की कोशिश की है। 15 मिनट में 20 मिनट में जो उसने करवाया है मैक्सिमम विद्यार्थियों को समझ भी आ गया होगा। अब जो यहाँ पर अब विद्यार्थियों को कहा जाता है कि आप बाकी जो सम बचे हैं उनको करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए जो 20 मिनट हमारे पास लास्ट के बचे हैं टीचर के करवाने के बाद, अब उनको ये जो नेता बनाए गए हैं उनसे वो सिर्फ 2 मिनट टीचर ये बात डिस्कशन कर लेता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो, अगर उनको समझ आ गई है उसके बाद उन बच्चों को ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। अब ग्रुप में बैठने के बाद अब उस ग्रुप में मान लीजिए 7 से 8 विद्यार्थी हैं, उन 8 विद्यार्थियों में जो इनका नेता था या ग्रुप लीडर है उसको वो चीज़ क्लियर है। अब हो सकता है कि उस ग्रुप में 2 या 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको वो चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे पर वो समझ नहीं आ पाई। तो यहाँ पर जब वो स्टूडेंट उन बच्चों को करवाएगा तो वो जल्दी सीख पाएंगे। क्लास में सभी तरह के नेचर के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में खड़े होकर पूछ लेते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इस बात से शर्म करते हैं या इस बात से पीछे हटते हैं कि अगर हम क्लास में खड़े होकर पूछेंगे तो बाकी बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या टीचर डांट देंगे, या वो ये पूछेंगे कि तुम्हें ये भी नहीं बात समझ आती या ये भी नहीं तुम जानते। तो मतलब कई बातें होती हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट क्लास में खड़े होकर पूछने से झिझकते हैं। परंतु जब वो समूह में बैठेंगे, समूह में उनको सीखने का बेहतर मौका मिलेगा और वो जो छोटा कोई पॉइंट रह गया था, समझ नहीं आया था टीचर के समझाने पर, वो यहाँ पे ग्रुप में बैठ के कर सकते हैं और जो ग्रुप का नेता है वो उस बात को जांच सकता है, सीख सकता है, उनको सिखा सकता है और उनको जल्दी से जांच भी कर सकता है। जांच का कार्य जो है वो मुख्य तौर पर अध्यापक का है, परंतु यदि अगर हम ग्रुप में बैठाकर जो टीचर के द्वारा नेता बनाए गए हैं, ग्रुप के लीडर बनाए गए हैं, अगर वो उनसे इस बात की फीडबैक ले लेता है तो जो काम हुआ है उसका बहुत जल्दी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं कि क्लास में ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि मुख्य तौर पर जैसे आज के समय में क्लासेस में स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, उसको हैंडल करने के लिए एक टीचर अपनी क्लास में ग्रुप लर्निंग इम्प्लीमेंट करके बच्चों को पढ़ाने में और सिखाने में बहुत अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। जिसमें अब इसके 2 तरह के फ़ायदे हैं। एक तरह से टीचर को फ़ायदा है इसका, दूसरी तरफ से विद्यार्थियों को फ़ायदा है। विद्यार्थियों को कौन से फ़ायदा है? एक तो उन विद्यार्थियों को जो शर्म महसूस करते हैं, खड़े होकर क्वेश्चन नहीं पूछते, या उनको क्लियर हो गया तब भी नहीं क्लियर हो गया तब भी इस सिचुएशन से बचते हैं। और उन विद्यार्थियों को फ़ायदा है जो बच्चे इनको पढ़ाते हैं, जो ग्रुप लीडर बने होते हैं, उनमें अलग अलग तरह की क्वालिटी डेवलप होती है। वो जब दूसरों को करवाते हैं, एक तो उनका जो खुद का काम है वो पूरा हो जाता है, और दूसरे जब वो उनको समझाते हैं, अगर कोई कमी पेशी या सीखने में कोई कमी रह भी गई थी, जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उससे वो कमी भी दूर हो जाती है। तो कुल मिला के समूह अधिगम जो एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, ये भी अपने आप में सीखने और सिखाने की बहुत अच्छी रणनीति है। तो इसमें अगर हम बात करें कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव, इसमें विद्यार्थियों को क्या लाभ है, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसमें शिक्षक को इसको क्या लाभ है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करते हैं, इसके अधिगमकर्ताओं को क्या लाभ है। सबसे पहले है तनाव मुक्त महसूस करते हैं। समूह में हर कोई विद्यार्थी जब समूह में बैठकर सीखता है, क्लास की बजाय समूह में वो अपने आप को तनाव मुक्त पाता है, क्योंकि यहाँ पर अब उसका जो सीखने की क्लास एनवायरनमेंट से अलग जब उस छोटे से ग्रुप में बैठता है, उस दोस्तों से पूछने में किसी तरह की झिझक महसूस नहीं होती और एक जो माइंड में स्ट्रेस होता है वो रिलीज़ हो जाता है। सबसे पहला तो यही उनको फ़ायदा है। दूसरा, सीखने योग्य, विद्यार्थी दूसरे से सीखने की योग्यता हासिल करता है। मतलब विद्यार्थी खुद सीख सकते हैं, जब वो दूसरे को सिखाता है तो उनको भी बहुत अच्छा फील होता है। वो कई बार क्लास में वो चीज़ नहीं सीख पाते जो अपने फ्रेंड सर्कल में सीख पाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो औसत से कम प्रकार के विद्यार्थी होते हैं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। कारण क्या होता है, क्लास में जो औसत 90 to 110 IQ के स्टूडेंट थे वो मोस्ट ऑफ ऑल कवर कर जाते हैं, परंतु जो औसत से कम
स्तर के बच्चे होते हैं उनको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट वो यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख पाते हैं क्योंकि उनको सीखने में दूसरे का बेहतर सहयोग मिलता है। नेक्स्ट है जो विद्यार्थी नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य हो जाती है। और द लास्ट में हम बात करते हैं जो समूह नेता है शिक्षण के प्रति लगाव विकसित करने में सहायक होता है क्योंकि वो खुद सीख पाता है और साथ में अपने जो दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल या ग्रुप बनाया गया है, उनको सिखाने में काफ़ी सहयोग काफ़ी प्रशिक्षित प्राप्त करता है, या यूँ कहें कि वो अपने आप में उन विद्यार्थियों की सहायता करके काफ़ी अच्छा महसूस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एक शिक्षक को क्या लाभ है। समूह अधिगम में शिक्षकों को भी तनाव मुक्त होते हैं, कई बार वो ज़्यादा व्यस्त होते हैं जिसकी वजह से वो क्लास में ज़्यादा पूरा टाइम नहीं दे पाते। वो टीचर जो अपना काम है उसको करवाने के बाद यदि ग्रुप में बच्चों को बिठा देते हैं, ग्रुप में 40 या 50 स्टूडेंट हैं, 1 बाय 1 सभी को चेक करने में कुछ बच्चों का छूट जाना, क्योंकि डेली रूटीन की प्रैक्टिस होती है जिसमें कुछ ना कुछ बच्चे छूट ही जाते हैं, परंतु यदि हम उनको ग्रुप में डिवीज़न करेंगे तो ग्रुप में वो जो लीडर बनाए गए हैं वहाँ से एक फीडबैक आएगी, वो जल्दी आ जाएगी। दूसरा, उन नेताओं के द्वारा जो ग्रुप लीडर बनाए गए हैं, अगर उनके ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई ऐसी समस्या है जो उस बच्चे को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट बच्चा टीचर को जाके मिल सकता है। तो वो एक टीचर को भी बेनिफिट होता है कि डायरेक्टली उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर जाता है कि हाँ, इस बच्चे को इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। वैसे वो हो सकता है कि रोज़ की रूटीन में छूट जाता। तो यहाँ टीचरों के लिए भी इसके कई बेनिफिट्स मिलते हैं, परंतु ये अगर हम बात करें तो इतने जहाँ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, टीचर्स के लिए बेनिफिशियल है, फिर भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सीमाएं हैं जिसकी वजह से ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाती। अब यहाँ पर इसकी कमियाँ क्या हैं? इसमें अगर कमियों की बात करें तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो काम के बोझ से बचते हैं, ये तब अपने आप में सक्सेस नहीं हो पाती। अगर हम इसको सही वे से इम्प्लीमेंट करें तभी ये सक्सेस है। अगर मान लीजिए टीचर अपने काम को उन ग्रुप लीडर्स पर सौंप देता है कि ठीक है बच्चों, आप ऐसा करो, इनको भी करवा दो, तो ये अपने जो ऑब्जेक्टिव रख के चला था वो ख़त्म हो जाते हैं। तो टीचर को अपने काम को पूरा करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए ही उन बच्चों को ये जिम्मेवारी डाली जा सकती है कि आप मिलकर इनके इस काम को पूरा करें। अगर टीचर अपनी जिम्मेवारी, अपना काम उन बच्चों पर थोप देता है तो ये ग्रुप लर्निंग स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। दूसरा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ग्रुप में बैठकर अपने काम को पूरा नहीं करते, वो सिर्फ इसी चीज़ से बचते हैं कि ठीक है क्लास में टीचर होंगे तो पूछेंगे, ग्रुप में फ्रेंड सर्कल है कोई पूछेगा नहीं। या फिर अगर ग्रुप ऐसा बन जाए, जो ऐसी मित्र मंडली हो जो पढ़ने की बजाय केवल बातों में टाइम पास करते हैं, तो ये अपने आप में वेस्ट हो जाता है। तो जहाँ पर कुल मिलाकर हर एक जो लर्निंग स्ट्रेटजी हैं उसके पॉजिटिव फीचर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कोई ड्रॉबैक भी हैं, कोई लिमिटेशंस भी हैं, पर फिर भी कुल मिलाकर अपने आप में एक लर्निंग स्ट्रेटजी जो ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटजी है वो अच्छी सक्सेसफुल है। अगर हम उसको सिस्टमेटिक वे से क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर बात की थी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में, अलग अलग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा है, अलग अलग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को हम किस प्रकार से अपनी क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं और सीखने में हेल्पफुल हो सकती हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन लर्निंग स्ट्रेटजीज़। जहाँ पर ये लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की बात हो रही थी तो इसमें एक टीचर, उसका क्या रोल है, और एक जो स्कूल है वो अपनी क्या भूमिका अदा करेगा, इसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर मान लीजिए एक स्कूल या टीचर इन लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को अपने क्लासरूम में या स्कूल में इम्प्लीमेंट नहीं करने देते तो वेस्ट है। तो इसमें एक स्कूल और एक टीचर भी अपना अहम रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।